बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम ने लिटरेरी एसे का जो एक पेपर है उसमें विलियम शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी राइटर या शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी का जो टॉपिक है वो हमने कवर करने का एक सिलसिला शुरू किया था। पिछले लेक्चर में मैंने इसका जो पार्ट 1 है वो आपके साथ शेयर कर दिया था और ये आपको मैं उसकी ज़रा हेडिंग जो है वो स्टूडेंट्स एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक था लिटरेरी ऐसे का जो पेपर है इंग्लिश बीएस इंग्लिश जीसीयू फैसलाबाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं इंडिया और पाकिस्तान के जहाँ पे ये लिटरेरी ऐसे के पेपर में विलियम शेक्सपियर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी कैसा था या शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी राइटर कैसे थे। इसका ये जो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स वो आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जिसमें हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी के वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के अंदर हमने ये देखना है कि शेक्सपियर जब ट्रेजेडी लिखते हैं तो उसमें वो सिर्फ किरदार को ही सिर्फ ज़िम्मेदार करार नहीं देते बल्कि उसके साथ साथ जो किरदार है ना, किरदार की जो खामी होती है यानी एक करेक्टर के अंदर जो फॉल्ट होता है उसकी जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है या जिसको हम टिपिकल लिटरेरी वर्ड हमार्शिया उसके लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि शेक्सपियर इस्तेमाल करते हैं, करार देते हैं ट्रेजेडी का। लेकिन मेन जो है किरदार की अपनी खामी है क्योंकि शेक्सपियर फेट पे यकीन नहीं करते बल्कि वो किरदार पे यकीन करते हैं कि करैक्टर ही है, इंसान का किरदार ही है जो कि ज़िंदगी को तबाही की तरफ भी लेके जाता है और ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ भी लेके जाता है। तो वो किरदार को अहमियत देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था इल्लामा इकबाल की तरह कि अमल से बनती है ज़िंदगी जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है नारी है, और एक और भी कि वही जहाँ है जिसे तू करे पैदा, ये संगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। तो ये इस तरह की बातें हम इल्लामा इकबाल के यहाँ भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट इल्लामा इकबाल के यहाँ भी है किरदार का, कैरेक्टर का। तो अमली तौर पे इंसान को जो प्रैक्टिकली और लेकर ज़िंदगी को चलना होता है उस हवाले से उन्होंने भी कुछ शेर कहे हैं। तो इसके अलावा यानी हमार्शियल ट्रेजिक फ्लॉ के अलावा भी कुछ फैक्टर्स उनकी ट्रेजेडी के अंदर नज़र आते हैं जो कि ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं हीरो को। वो क्या है वो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एज इट हैज़ बीन अर्लियर मेंशन, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, हमार्शिया और द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल, ये नोट करें, मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सफरिंग ऑफ द हीरो बट देर आर आल्सो सम फैक्टर्स, लेकिन कुछ अनासर, कुछ फैक्टर्स, कुछ अवामल ऐसे भी होते हैं विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ट्रेजेडी, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा डालते हैं शेक्सपियर के हाँ ट्रेजेडी में। दिस फैक्टर्स और ये जो अवामल राइटर या ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर दिखाते हैं आर बियॉन्ड द पावर ऑफ द हीरो, वो हीरो की जो कंट्रोल से बाहर होते हैं, बियॉन्ड द पावर, उसकी पावर में नहीं होते, उसके इख्तियार में नहीं होते। देयरफॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एज कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, और वो हीरो की दुख भरी सूरत हाल के ज़िम्मेदार बन जाते हैं। ये लफ्ज़ कैटास्ट्रॉफी है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। देर आर मेनली 2 फैक्टर्स, एक तो सुपर नेचुरल है, शेक्सपियर अपने ड्रामों के अंदर जो है वो जादूगर भी दिखाता है। एक ड्रामा उसका मैकबेथ है, उसके अंदर उसने चुड़ैलें भी दिखाई हैं, और एक जो है ड्रामा उसका हैमलेट है जिसके अंदर हैमलेट का घोस्ट जो है वो उसको अपीयर होता है उसके सामने, जो कि उसको इंस्टिगेट करते हैं मुख्तलिफ काम करने पर। तो ये सुपर नेचुरल्स, यानी सुपर नेचुरल्स आप जानते हैं कि जैसे एलियंस होते हैं, आज के दौर में तो हम एलियंस यूज़ कर लेते हैं, उस ज़माने में ये जादूगरनियाँ, चुड़ैलें, कुछ जिन्न, कुछ भूत, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। और चांस हैपनिंग्स भी वो यूज़ करता है, यानी बाज़ का चांस ऐसा बन जाता है कि जो कि ट्रेजेडी की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। दिस फैक्टर्स आल्सो प्ले सम रोल, ये किसी हद तक किरदार अदा करते हैं इन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो, हीरो के गिरने में, हीरो के जवाल में। इवन तो बेसिकली अगर जो बुनियादी तौर पर इट इज़ हिज ओन करेक्टर, मेन वजह उसका अपना किरदार ही होता है विच प्लेस द डिसाइसिव रोल, जो कि फैसला कुन किरदार अदा करता है तबाही की तरफ ले जाने में। वी कैन गिव सम इलस्ट्रेशंस ऑफ द सुपर नेचुरल बींग्स, हम कुछ मफूकल फितरत जो वजूद या ज़ातें या जो शख्सियात शेक्सपियर इस्तेमाल करता है ना, उसके प्ले से कुछ मिसालें दे सकते हैं। फर्स्टली
द घोस्ट अपीयर इन द हेमलेट। हेमलेट उसकी मशहूर ज़माना ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसके अंदर घोस्ट यानी किंग का जो घोस्ट है, भूत है उसके मरने के बाद, वो अपीयर होता है, विच प्लेज अ रोल, एक जो कि किरदार अदा करता है, तो मोटिवेट एंड इंस्टिगेट द हीरो, जो हीरो को इंस्टिगेट करता है, जो कि हीरो को उकसाता है, टू डू सम एक्शन इन पर्टिकुलर वे, कि ख़ास हिम्मत में ये करो वो करो, ये ना करो ऐसा करो, वो उसको डायरेक्शंस देता है। सेकेंडली देयर आर 3 विचेस, फिर इसके अलावा एक ड्रामा उसका मैकबेथ है, उसके अंदर 3 चुड़ैलें दिखाई गई हैं, 3 विचेस दिखाई गई हैं, वो भी मैकबेथ को, हीरो को इंस्टिगेट करते उकसाती हैं, टू डू व्हाट विल बी द हार्मफुल फॉर हिम, और उसे वो ऐसा करने पे उकसाती है जो उसके लिए नुकसानदेह है। सो द सुपरनेचुरल बीइंग्स, लिहाजा जो मफूकल फितरत चीज़ें हैं, प्ले सम रोल इन गिविंग शेप टू द एक्शंस ऑफ द हीरो, हीरो के एक्शंस को कुछ शक्ल वो भी देती हैं, शेप वो भी देती हैं। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा क्रिटिक हो गुजरा AC ब्रैडले, जिन्होंने शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा ऊपर वर्क किया है, लिखा है। वो अपनी एक किताब में शेक्सपियर के इस पहलू के बारे में जो सुपर नेचुरल का वो यूज़ करता है, वो कमेंट करते हुए कहते हैं, द सुपर नेचुरल दो डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्शन डायरेक्टली, कि सुपर नेचुरल अगर चाहिए डायरेक्टली जो है वो एक्शन में डायरेक्टली जो वो हिस्सा नहीं डालते, येट हैज़ एन इंटेंसिफाई इफेक्ट, लेकिन फिर भी गहरा असर छोड़ते हैं ऑन द थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द हीरो, हीरो की थॉट्स पे और हीरो के किस पे, हीरो के इमोशंस पे, हीरो के जज्बात पे वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वो असरार डालते हैं। इन सिंपल वर्ड, सादा अल्फाज में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल बींग्स, कि जितने भी सुपर नेचुरल बींग्स हैं, गिव मोटिवेशन, वो ही उकसाहट पैदा करते हैं, मोटिवेशन पैदा करते हैं, तहरीक पैदा करते हैं, टू हीरो के अंदर, टू एक्ट इन पर्टिकुलर वे, कि ख़ास सिमत में वो क्या करें, एक्ट करें। अनदर एमिनेंट क्रिटिक, एक और मशहूर बड़े एक मुमताज़ एक नकात हो गुजरे हैं, मोल्टन, उन्होंने भी एक बार पॉइंट आउट किया था उस कंट्रीब्यूशन को जो कि सुपर नेचुरल बींग ने किरदार अदा करती हैं, जो कि सुपर नेचुरल की तरफ से किरदार होता है। उन्होंने कुछ यूँ कहा है, इट हैज़ पावर, इट हैज़ नो पावर, ये इन सुपर नेचुरल वो जो शेक्सपियर दिखाता है ना, वो चुड़ैलें या भूत या घोस्ट या जिन या जो भी उसने दिखाना है, उसकी कहता है कि कोई पावर नहीं होती है। यानी उनके यहाँ उन सुपर नेचुरल की रिलेट उनके लिए इस्तेमाल किया गया कि उसके अंदर कोई और ताकत नहीं होती एक्सेप्ट टू एक्सेंचुएट, कि सिवाय इसके कि वो शिद्दत लेके आए उस चीज़ में व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से चल रहा होता है। यानी जलती पे तेल छिड़कने का काम कौन करते हैं, सुपर नेचुरल्स करते हैं शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में। सुपर नेचुरल इज द फंक्शन ऑफ फ्यूल ऑन द बर्निंग फायर, जैसा कि मैंने भी कहा कि जलती आग पर वो एक फ्यूल ईंधन का काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, कौन, सुपर नेचुरल्स। फॉर एग्जाम्पल द विचेस डू नॉट कंपेल मैकबेथ, मसलन चुड़ैलें जो हैं वो मैकबेथ को ये नहीं मजबूर करती टू मर्डर डंकन, के वो किंग डंकन का कत्ल कर दे इन ऑर्डर टू सीज द थ्रोन, तख्त के ऊपर कब्जा जमाने के लिए, बल्कि क्या, द स्ट्रेस ओनली अपॉन दैट एम्बिशन, बल्कि वो उसकी उस ख्वाहिश को, उसकी उस एम्बिशन को इंस्टिगेट करते हैं, ज़्यादा वो उकसाती हैं, विच इज़ ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, जो कि हीरो की सोच का, हीरो के किरदार का ऑलरेडी हिस्सा है। क्योंकि ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से ये मैकबेथ की डेथ हुई ना, मैकबेथ के साथ ट्रेजेडी हुई, मैकबेथ ओवर एम्बिशियस था। तो एक मेन पॉइंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो जो विचेज़ हैं, जो चुड़ैलें हैं, वो इसमें शामिल की गई हैं इस प्ले के अंदर। द राइट ऑफ सुपर नेचुरल के ऊपर सवारियाँ करना, झूले लेना, कोई सांप के ऊपर बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा अजदहा है उसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई डायनासोर के ऊपर बैठा हुआ है, इस तरह की मफूकल फितरत जो एनिमल्स हैं ना, जानवर किस्म के जो दिखाकर उनके ऊपर सवारियाँ कराना, ये यूनानी दौर में होता था। ग्रीक ट्रेजेडीज़ के अंदर हमें ऐसा जिक्र मिलता है। उसी गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो हम देखते हैं कि देवता और देव और जो फीमेल देवता जिनको गॉडेस कहते हैं, देवी कहते हैं, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो कि इंसानी मामलात में बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करते थे, बड़ा शामिल हो जाते थे। उन पुरानी ट्रेजेडीज़ के अंदर ये दिखाया जाता था। लेकिन शेक्सपियर ने बड़ा उसका ना एक माकूल सा, एक रीज़नेबल सा इस सुपर नेचुरल्स का इस्तेमाल किया है। इतना ज़्यादा भी नहीं किया कि गैर हकीकी लगे, और इतना कम भी नहीं किया कि इनके वजूद का एहसास ही ना हो। तो शेक्सपियर ने एक बैलेंस्ड कह लो कि कंट्री वो हिस्सा डाला है किनका, सुपर नेचुरल्स का अपने ट्रेजेडीज़ में। बट शेक्सपियर यूज सुपर नेचुरल बींग्स, बल्कि शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल बींग्स को इस्तेमाल किया है और फोर्सेज या कुत्तों को इन सम डिफरेंट वे। इन शेक्सपियर द सुपर नेचुरल रिमेन अलूफ, ये
अलग थलग रहती हैं फ्रॉम द एरिना ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेती, बस वो अपेयरेंस देती हैं उसके इमेज में, उसके ख्याल में, उसके तस्वर में, उसकी तन्हाई में, नथिंग मोर दैन दैट। सिमिलरली द रोल ऑफ द चांस, इस तरह वो चांस का किरदार बड़ा है इम्पॉर्टेंट है शेक्सपियर के यहाँ, उसके ट्रेजेडीज़ के अंदर हीरो के साथ बाई चांस को एक दो चीज़ वाक़ ऐसे करवा देता है कि जिससे हीरो के साथ होने वाली ट्रेजेडी का जो अमल है वो और भी तेज़ हो जाता है, जल्दी हो जाती है ट्रेजेडी। इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट इन मोटिवेटिंग आर इंस्टिगेटिंग द हीरो, जो कि हीरो को उकसाते हैं टू एक्ट इन पर्टिकुलर वे, को ख़ास हिम्मत में क्या करे, वो एक्शन करे। बट द रोल ऑफ द चांस इन द डाउनफॉल ऑफ द हीरो रिमेन्स लिमिटेड, लेकिन चांस का किरदार भी लिमिटेड ही है, जैसे सुपर नेचुरल्स का किरदार लिमिटेड है। असल किरदार हीरो की अपनी खामी है, उसका हमार्शिया है, उसके किरदार के अंदर मौजूद खामी ये ज़हन में रख ले। शेक्सपियर डज नॉट अलाउ इवन चांस, और शेक्सपियर चांस को भी ये इजाज़त नहीं देता और एक्सीडेंट या को हादसा भी ऐसा नहीं दिखाता टू टेक सम इंपॉर्टेंस दैन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, यानी हीरो के किरदार की जगह अगर वो ले ले तो ये मुमकिन नहीं है। मेन रोल हीरो के किरदार का है। शेक्सपियर एक्सीडेंट को या इंसिडेंट को या किसी चांस को या सुपर नेचुरल को ये अहमियत नहीं देता। एक मशहूर ज़माना नॉवलिस्ट हो गुजरे हैं, विक्टोरियन नॉवलिस्ट, ये भी हमने टॉपिक करना है, विक्टोरियन नॉवलिस्ट। उसके अंदर हम थॉमस हार्डी को बनेंगे, नॉवलिस्ट है, अजीम हो गुजरे हैं। थॉमस हार्डी जो है वो भी एक्सेसिव यूज़ करते हैं चांस एंड कोइंसिडेंसेस का, यानी चांस और इत्तफाकात, ऐसे को इंसिडेंट्स, एक साथ होने वाले वाक़यात, इत्तफाकात दिखाता है अपने नॉवल्स में। और इस नावल के बेस में अंडर द गाइज ऑफ द चांस, ये जो राइटर था थॉमस हार्डी, द राइटर कैन टर्न एंड ट्विस्ट, वो बदल सकता है स्टोरी को इन एनी वे लग, जिस तरह से वो चाहे उसको बदल दे। बट शेक्सपियर जो है यूजेस द टेक्निक ऑफ चांस, लेकिन शेक्सपियर चांस एलिमेंट को इस्तेमाल करता है ओनली ऑन ए वेरी क्रूशियल मोमेंट, सिर्फ अहम लम्हे में। वी कैन गिव इलस्ट्रेशन इन द प्ले फ्रॉम द प्ले, इलस्ट्रेशन या फ्रॉम आएगा, फ्रॉम इस प्ले ओथेलो, यहाँ पे फ्रॉम लगा लीजिएगा। उसके प्ले ओथेलो से देखते हैं विच डेस्टिमोना, ये ओथेलो ड्रामा आप सुनिए पढ़िए। मैंने आपको बताया था कि जब तक आप शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के बारे में सुनेंगे नहीं, यूट्यूब पे मुख्तसर लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर्स मुख्तलिफ हमारे मोअज़्ज़ज़ जो टीचर्स हैं उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर जानिए, ब्रीफली जान लीजिए, डिटेल में ना जाइए। लेकिन अगर आप डिटेल में भी चले जाएँ तो कोई बात नहीं, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। जिसमें एक किरदार डेस्टिमोना है, वो अपना रुमाल जब ड्रॉप करती, गिराती है, सिरकाती है एट द मोस्ट क्रूशल मोमेंट, बड़े ही फैटल और क्रूशल लम्हे पर, जिससे ओथेलो के जहन में जो पड़ा हुआ शक है वो और भी इंटेंसिफाई हो जाता है। विदाउट दिस, इसके बगैर यहाँ पे एक शरारती, एक शैतानी कैरेक्टर एयागो, तो एयागो कामयाब हो गया। तो एयागो की कामयाबी के पीछे एक ये चांस एलिमेंट भी है कि जब उसने वो रुमाल फेंका, एयागोस प्लॉट, तो एयागो की जो साजिश है वो है फेल्ड, नाकाम हो जाती विदाउट दिस, इस वाक़े के बगैर। ओथेलोस हमार्शिया वुड नॉट हैव प्रूव डिजास्टर्स, और ओथेलो का जो हिमार्शिया है वो कभी उसके लिए तबाहकुन साबित ना होता अगर ये रुमाल वाला इंसिडेंट, चांस इंसिडेंट वो शामिल ना करता। सिमिलरली इन इस प्ले मैकबेथ, इस तरह उसका ड्रामा मैकबेथ है। डंकन, ये किंग डंकन है जी, बादशाह डंकन है। किंग डंकन विजिट्स मैकबेथ्स कहते हैं, वो मैकबेथ के किले में आता है एट द वेरी फैटल एंड क्रूशियल मोमेंट, बड़े ही फैटल, बड़े जानलेवा और बड़े नाजुक मोड़ पर। शेक्सपियर यूजेस द एलिमेंट ऑफ चांस क्वाइट जुडिशियसली, लिहाजा शेक्सपियर बड़े अक्लमंदी के साथ जुडिशियसली इसका इस्तेमाल करता है, वाइजली। अकॉर्डिंग टू ब्रैडले, ए.सी. ब्रैडले ने लिखा है एक बार फिर कि नाइदर डज ही एम्प्लॉयड टू फ्रिक्वेंटली, कि शेक्सपियर ना तो चांस एलिमेंट को इतना ज़्यादा वो इस्तेमाल करता टू बी इनक्रेडिबल, कि नाकाबिल यकीन लगे, कि यकीन ही ना, लो ऐसे कैसे हो गया, फैंटेसी लगना शुरू हो जाए, ख्याली कहानियाँ लगना शुरू हो जाए, ऐसी नहीं है। नॉट टू रेयरली, और ना ही इतना कम इस्तेमाल करता है टू बी ऑल टुगेदर नेचुरल, कि गैर फितरी लगे। शेक्सपियर का जो नेक्स्ट एक टॉपिक है, मतलब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का, उस ट्रेजेडीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर जी ह्यूमन नेचर को एक्सपोज करता है। इंसान की जो फितरत है ना, ह्यूमन नेचर का ये बहुत बड़ा एक्सपोजर था शेक्सपियर। तो अपने ट्रेजेडीज़ का उसका ये भी है कि इंसान के जो नेचर होते हैं ना उसको भी एक्सपोज करता है, साथ साथ ट्रेजेडी और साथ साथ ह्यूमन नेचर का मुतालिया, ह्यूमन नेचर की एक्सपोजिशन, ये साथ साथ चलती है। Another important feature of Shakespeare's tragedy is that Shakespeare does exposes human nature, वो इंसानी फितरत को बेनकाब करता है, एक्सपोज करता है थ्रू हिज कैरेक्टर्स, अपने किरदारों के ज़रिए। विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट एक्सपोजर, ये एक्सपोजर है, ये ई के बाद आर है, एक्सपोजर, बेनकाब करने वाला। एक्सपोज का माना आप जानते हैं, इंकशाफ करना, जाहिर करना, बेनकाब करना। ह्यूमन नेचर
मोरवर ही हैड ए स्पेशलिटी, फिर शेक्सपियर के यहाँ एक खसूसियत पाई जाती थी, डू इट इन ए फिलोसॉफिकल वे, और फिर शेक्सपियर इसको फिलोसॉफिकल वे के साथ जो एक्सपोज करता है, और जिस तरह से वो इंसानी नेचर को फ़लसफ़ा के साथ और अच्छे वर्डिंग यूज़ करके करता है, उसकी वो कोटेशनें बन चुकी हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है वो कोटेशंस। इस करेक्टर्स आर माउथ पीस, उसके किरदार जो उसके चेले बन जाते हैं, उसके माउथ पीस बन जाते हैं, उसके तर्जुमान बन जाते हैं फॉर डीप रूटेड फिलॉसफी, उसकी गहराई की अमल फ़लसफ़े के। हम बहुत से मिसालें दे सकते हैं। विलियम शेक्सपियर कमेंट करते हैं द फिलोसॉफिकल वे, फॉर मिसाल के तौर पर उसका ड्रामा जूलियस सीजर है, एक किरदार ब्रूटस है, ब्रूटस रिमार्क्स, ब्रूटस एक बार फिलोसॉफी के लिए तबसरा करता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन अवर स्टार्स, और कहता है कि फॉल्ट यानी बुराई हमारे सितारों के साथ नहीं है, बट इन अवर सेल्व्स, बल्कि बुराई हमारे अंदर है। मुराद है कि हमारे सितारों के अंदर कोई बुरापन नहीं है, बल्कि क्या है, हमारे अंदर है, दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम उसी वजह से आज क्या है, नीचे हैं, या हम एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में है, तो इसमें गुनाह सितारों का नहीं बल्कि हमारा अपना ही है। द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इज ऑल्सो एविडेंट इन द गिवन लाइन्स, अवर थॉट्स आर, कहता हमारी सोचें तो अपनी होती हैं, हमारी सोचें तो अपनी होती हैं, लेकिन उन सोचों के नतीजे में वो जो अंजाम होते हैं ना, एंड्स होते हैं, और नॉट ऑफ आवर ओन, वो हमारे नहीं होते। सोच इंसान की होती है, और जब वो सोच को वो अमली शक्ल दे लेता है या देने लगता है, तो उसके जो नताइज निकलते हैं वो हमारे नहीं होते। ये इस तरह के फ़लसफ़े आपको कॉमनली मिलते हैं शेक्सपियर के यहाँ। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स का इस्तेमाल करता है शेक्सपियर अपने ट्रेजेडीज़ में। द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रामा इज़ कन्फ्लिक्ट, और ड्रामा कोई भी आप उठा लें, उसकी बुनियादी शर्त क्या होती है कि उसके अंदर कन्फ्लिक्ट पाई जाती है, कशमकश होती है। ड्रामा जनरेट ही कन्फ्लिक्ट से होता है, एक किरदार क्या चाहता है, दूसरा किरदार क्या चाहता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होगी, ड्रामा चलता रहेगा। आपका नुक्ता नज़र क्या है, दूसरे का नुक्ता नज़र क्या है, कन्फ्लिक्ट आ गई, क्लैश आ गई, ड्रामा चलता रहेगा। ये ड्रामे की जान होती है। लिहाजा शेक्सपियर के हमें दो तरह की कन्फ्लिक्ट मिलती हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है, एक एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट और क्या, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट। वो दो तरह के कन्फ्लिक्ट चलाता है, समटाइम्स एक्सटर्नल और बाज़ औक़ात इंटरनल। इंटरनल वो जो जहन में होती हैं, एक्सटर्नल वो जो फिजिकली होती है। द हीरो इज शोन फेसिंग हिज अपोनेंट्स, और ये दोनों एक साथ चलती हैं, ये कन्फ्लिक्ट शेक्सपियर के यहाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल भी साइमल्टेनियसली भी बाज़ ड्रामा के अंदर चलती है, एक साथ मूव करती हैं। मसलन एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट में द हीरो इज शोन फेसिंग हिज अपोनेंट्स, वो अपने मुखालफिन का सामना और उनसे जंग करता हुआ, फिजिकली कम्बैट करता हुआ नजर आता है, एंड एंटागोनिस्ट अपने दुश्मनों के साथ। वेयर एज इन इंटरनल कन्फ्लिक्ट, और जब हम इंटरनल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, द माइंड ऑफ द हीरो इज़ एट वार, तो हीरो का जो जहन है वो क्या होता है, एट वार होता है, फाइट कर रहा होता है, जहन के अंदर एक जंग लगी होती है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट गोज ऑन, और इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलती रहती है द माइंड एंड द सोल ऑफ द हीरो की रूह में। इंटरनल कन्फ्लिक्ट इज यूजली बिटवीन एटीट्यूड्स, मतलब रवैयों के दरमियान चलती है, लॉयल्टीज़ वफाओं के बीच में चलती है, तज़ाक कंसेप्शन सवरात के बीच में चलती है, और जज्बात के बीच में चलती है। वी कैन गिव अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस ऑफ शेक्सपियर के मुख्तलिफ ड्रामों से इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स के हवाले दिए जा सकते हैं। फर्स्टली एंटनी, ये एंटनी एक उसका हीरो है उसके एक ड्रामे का, तो एंटनीज माइंड इज टॉर्न, यहाँ भी जाना चाहिए, ग्रामेटिकल गलत हो गया। मतलब एंटोनी का जेन जो है वो क्या हुआ है, बटा होता है बिटवीन द अपोजिट ऑफ लव एंड ड्यूटी, यानी एक तरफ लव है और एक तरफ वो ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है, उसके बीच में उसकी जहनी तौर पे वो टॉर्न है एंटनी। है इज़ डिवाइडेड बिटवीन लव एंड ड्यूटी। इस तरह मैकबेथ को देख लें, ड्रामा मैकबेथ के अंदर हीरो जो है वो किस में बटा हुआ है, ख्वाहिश और ड्यूटी में, यानी एक तरफ उसकी ड्यूटी और एक तरफ उसकी ख्वाहिशें हैं। रोमियो एंड जूलियट के अंदर जो, और एक ड्रामा उसका रिचर्ड 2 है, उसके अंदर आप देखते हैं कन्फ्लिक्ट इज ऑलमोस्ट एंटायरली एक्सटर्नल, इसमें एक्सटर्नल किस्म की कन्फ्लिक्ट दिखाई गई है। ड्रामा जो उसका हैमलेट है और किंग लियर है, उसके अंदर दोनों लेवल पे कन्फ्लिक्ट चलते हैं, जहनी भी और इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसका ड्रामा जो ओथेलो है, उसके अंदर इंटरनल नेचर की क्या है कि एक जंग है जो कि हीरो के माइंड के अंदर लगी है। तो यूँ अपने हीरोज़ को वो इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट से गुजारता है। फिर शेक्सपियर के हीरो का जो स्टेटस है वो क्या होता है, वो किस पाए के लोग होते हैं, वो किस दर्जे के लोग होते हैं, वो उनका स्टेटस क्या होता है, शेक्सपियर के हीरोज़ कैसे होते हैं, ये हमने देखना है। 8वां पॉइंट, आ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो में भी एक किंग, वो किंग होता है, आ नोबल यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, या कोई शरीफ ज़ादा होता है, एक प्रिंस होता है,
और यहाँ पे एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल या दर्जे का ऑफिशियल होता है। वी कैन गिव सम इलस्ट्रेशन, हम कुछ इलस्ट्रेशन कैसे लगा लीजिएगा। मसलन किंग लियर एक बादशाह है, जूलियस सीजर, जूलियस जो है बादशाह है, जूलिया, एंड सीजर जो है बादशाह किंग है। ये सारे ही रॉयल पर्सनैलिटीज़ हैं। ऑल ऑफ दम आर अपॉइंटेड ऑन किंगली पोजीशंस, सारे किंगली पोजीशन पे फाइज हैं एंड रॉयल स्टेटस के मालक हैं इवन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, जब ड्रामे शुरू होते हैं। सिमिलरली हैमलेट जो है वो भी एक शहजादा, एक प्रिंस है, विच इज़ आल्सो अंडरस्टैंडिंग पोजीशन। मैकबथ और ब्रूटस जो है वो भी क्या है, एक शुरफा हैं और उनका एक बुलंद मुकाम है उनके मुल्क के अंदर। ओथेलो जो है वो एक हाई रैंकिंग जर्नैल है, आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा फाइटर है, बहुत बड़ा जंगजू है, बहुत बड़ा वैरियर है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ वीनस। वीनस का एक जमहूरिया वीनस, ये वीनस मुल्क का नाम यहाँ पे सेटिंग ली गई है। तो ये सारी जो हाई रैंकिंग पोजीशनें हैं शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो की, इससे हमें पता चलता है कि उसका कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी जो है वो क्या बिल्कुल यूनानी दौर की रवायात के बिल्कुल मुताबिक था। क्योंकि यूनानी दौर के अंदर भी रॉयल जो पर्सनैलिटीज़ होती थी, जो शाही शख्सियात होती थी, जो डिग्निटरीज होती थी, उनको बतौर हीरो लिया जाता था। हिज हीरोज आर द मेंबर्स ऑफ द रॉयलिटी, वो शाही ख़ानदान के लोग होते हैं और नोबेलिटी या शुरफा होते हैं। और यही चीज़ हम फ्रिक्वेंटली देखते हैं कसरत से। यूनानी दौर के जो राइटर्स थे, ट्रेजिडी राइटर्स, फोक्लिस था, एस्चालिस था और यूरिपाइड्स था, ये मशहूर उस दौर के यूनानी दौर के ये ड्रामाटिस्ट हैं। सिमिलरली इट वाज आल्सो अ ट्रेडिशन ऑफ रोमन ट्रेजिडी। रोमन ट्रेजिडी के अंदर जैसे वो सेनेका, जिसका बानी है रूह रवां है, उसने भी ऐसे हैंडल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेक्सपियर ने आउटस्टैंडिंग फिगर्स को क्यों इस्तेमाल किया। तो उस ज़माने में, जो कि शेक्सपियर 1564 से 1616 के दौर के बिलोंग करते हैं, तो उस ज़माने में बड़ी शख्सियात का ट्रेजिडी जो थी ना, मुल्की लेवल पे जिसका गम महसूस किया जाए, तो इसलिए वो बड़ी शख्सियात को लेते थे। मॉडर्न ट्रेजिडी के अंदर ऐसा नहीं है, मॉडर्न ट्रेजिडी आम आदमी की ट्रेजिडी होती है। द रीज़न इज़ दैट शेक्सपियर वांटेड टू हाइटन द ट्रेजिक इफेक्ट, कि वो ट्रेजिक इफेक्ट को हाइट पे ले जाना चाहता था ऑफ द ट्रेजिडी। द डाउनफॉल ऑफ ए प्रिंस, क्योंकि एक शहजादे की अगर मौत हो जाए, किसी किंग की या जर्नैल की, वो पूरी कौम महसूस करती है, पूरी कौम का दुख महसूस होता है। AC ब्रैडले इस हवाले से कहते हैं, AC ब्रैडले ने कहा कि द एडवांटेज ऑफ शेक्सपियर कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो जो का जो तस्वर है शेक्सपियर का, इज़ दैट हिज फॉल इज़ मोर बिविल्डरिंग, कि उसका जो जवाल जब आता है वो ज़्यादा हैरान कौन होता है, परेशान कौन होता है, एंड कन्स्पिकुअस और मुमताज़ होता है, मुनफरद होता है, एज़ कंट्रास्ट टू हिज फॉर्मर प्रॉस्पेरिटी, उसके साबका खुशहाली के मुकाबले में। पहले उसे खुशहाल दिखाया जाता है, बाद में उसे बदहाल दिखाया जाता है। मोरओवर उसकी जो तकदीर है, जो बुरी तकदीर उसके ऊपर हो जाती है, जो उसकी जो इवेंचुअली उसका जो होता है, उससे के असरात जो सब पे पड़ते हैं, पूरी कौम और पूरी सल्तनत पर उसके असरात पड़ते हैं, इसलिए ट्रेजिडी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। देयरफॉर हिज ट्रेजिडी इज़ मोर इन्वेल्विंग, ज़्यादा इन्वॉल्विंग होता है, एनवेल्पिंग सॉरी, यानी घेरे में लेना। उसकी ट्रेजिडी ज़्यादा इन्वेल्पिंग होती है और ज़्यादा फैलने वाली होती है, उसका फैलाव ज़्यादा महसूस होता है। लिहाजा मदरजा बला गुफ्तगू की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर जो है उसने बड़ी शोहरत और इज़्ज़त कमाई एक ट्रेजिडी राइटर के तौर पर एलिज़ाबेथन एज में, और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही उसके प्लेस का एक लाजमी हिस्सा है, जो 8 मैंने ऊपर आपको पढ़ा दी हैं, और जिससे शेक्सपियर एक यूनिक पोइट और एक ड्रामाटिस्ट बन जाते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारे ये जो 2 वीडियोस मैंने आपको शेक्सपियर कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी पे दी हैं, ये आपको उस दौर का लिटरेचर समझने में और एलिज़ाबेथन एज के दौर के अंदर जो ट्रेजिडी या इस तरह के ड्रामे लिखे जाते थे उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल साबित होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।